ये लो बिजली का बिल 1,847 रुपए। मनोज, तुम्हारी सैलरी का पावर बैंक तो इस बिल को चार्ज करने से पहले ही लो बैटरी हो जाता है। राधा प्लीज शोर मत करो, मैं हर महीने तुम्हें पैसे देता हूँ ना। हाँ ठीक, उतने जितने में 1 महीना नहीं 1 हफ्ते का काम चलता है। पिछले हफ्ते दूध वाले ने तुम्हारे नाम का राग अलापना शुरू कर दिया था। मनोज जी का हिसाब, मनोज जी का हिसाब। मैं ही जानती हूँ कैसे समझाया मैंने उसे। अरे अब बस बंद करो ये नाटक। क्या तुम समझती हो कि मैं जानबूझकर कम कमाता हूँ? प्रमोशन नहीं हो रहा तो क्या करूं मैं? अरे पर हर महीने ऐसे कैसे चल पाएगा मनोज? कल सब्जी वाले ने सब्जी तक नहीं दी, उसने कहा मैडम पहले पुराने आलू का हिसाब चुकता कर लो फिर नई सब्जी लेना। अरे समझ रहा हूं मैं, ये कोई छोटा शहर नहीं है जहां लोग ऐसे उधार देते। ऊपर से हम लोग रहते हैं सोसाइटी में। इतने में दरवाजे के पीछे से एक आवाज गरजी। मनोज के पिता रामलाल, जो शायद पूरी लड़ाई को सुन रहे थे, कमरे में दाखिल हुए। ये तमाशा बंद करो, पूरे मोहल्ले को तुम दोनों की लड़ाई का सीधा प्रसारण सुनाई दे रहा है। पिताजी मैं। चुप, तुम्हारी सैलरी कम है, ये कोई अंतरिक्ष से आई नई खबर तो है नहीं। हमारे जमाने में भी तनख्वाह ऐसी होती थी, फिर भी घर चलता था। पिताजी मैं। अरे तुम भी राधा थोड़ा एडजस्ट करो, कटौती करो। और मनोज, कल से तुम ओवर टाइम करोगे। जी। रामलाल की तूफानी निकल जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे किसी तूफान ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया हो और अब बस शांति ही शांति हो। राधा की आंखों में अब गुस्सा नहीं, एक गहरी अजीब सी निराशा थी। उसने कहा, सुनो मनोज, तुम्हारा छोटा भाई गांव में मजे कर रहा है ना आराम से, और तुम यहाँ आ गए इस शहर नुमा जंगल में नौकरी की भीख मांगने। मैंने सोचा था शहर, वाह भी वाह क्या बात होगी, लेकिन यहाँ तो परेशानी का पहाड़ और उस पर सवार तुम्हारे पिताजी। अरे पिताजी को कुछ मत बोलो। पिताजी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि एक तो हमारे यहाँ इतनी परेशानियां हैं, ऊपर से पिताजी परेशानियों का हल भी निकाल ही नहीं दे रहे। तो क्या करूं राधा, मेरा नसीब। ऐसे नसीब के सहारे अगर बैठ गए ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। सुनो मनोज, एक काम करो, कम से कम ऐसा करो कि गांव जाओ, वहां से कुछ लेकर आओ, कुछ राशन, कुछ अनाज, कुछ तो खेत है ही ना तुम्हारे इससे का कुछ भी ले आओ। ठीक है, अब कुछ समझदारी की बात तो की तुमने। मैं कल ही चला जाता हूँ, चावल लेकर आऊंगा। चावल नहीं, चावल और कुछ सब्जियां भी। देखना आजकल कौन सी हो रही है, लेकिन ध्यान रखना झांती सब मांग मत लेना। पहले अच्छे से अपने भाई रवि और उसकी पत्नी मीरा से मिल लेना। हाँ भाई मुझे पता है, ज्यादा मत सिखाओ। अगले दिन गांव की धूल भरी सड़क पर मनोज का पसीने से लथपथ शहरी रूप एक अजनबी सा लग रहा था, लेकिन रवि और मीरा का स्वागत ऐसा था जैसे कोई राजदूत आया हो। अरे कितने समय बाद आए हो भैया, आओ आओ, आपको देखने को तो आंखें तरस गई थी। रवि ने उसे गले से लगा लिया, जिसमें एक अजीब सी जकड़न थी। मीरा ने झट से ठंडा शरबत पेश किया। भैया कैसे आ रहा हुआ, पिताजी कैसे है, भाभी शहर का क्या हालचाल, वहां तो सब हाय हेलो ही होता होगा ना। हाँ भैया बताइए ना, आप लोग तो बड़े आराम से रहते होंगे। हाँ सब ठीक है, पिताजी भी ठीक है। क्या लेंगे, ठंडा या गरम? अरे भाई शहर से आए हैं तो ठंडा ही लेंगे ना। अरे नहीं नहीं, बस चाय दे दो, उतना काफी है। ठीक है भैया, अभी लाती हूँ। सुनो रवि, असल में कुछ चावल खेत से ले जाने हैं शहर में, और सब्जी भी। अरे क्यों नहीं भैया, ले जाइए ना, यही रखा है, 5 किलो ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए, और सब्जी खेत से तोड़ लीजिए। ठीक है, तो चाय पी ले, फिर चलते हैं खेत पर। चाय आ गई है और साथ में नमकीन बिस्किट भी। मनोज ने चाय पी, चावल उठाए और खेत से कुछ सब्जियां तोड़कर वापस शहर आ गया। मनोज अभी सोसाइटी के गेट पर ही था कि पड़ोसी संजय से टकरा गया, जो उसके हाथ में बोरे को अपनी नजरों से नाप रहा था। अरे मनोज भाई, ये क्या सामान कहाँ से लाए, शहरी माल तो नहीं लग रहा। अरे गांव गया था भाई, अपने गांव से लाया हूँ, असली देसी चावल और ये सब्जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, तुम तो अभी भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो, बड़ी अच्छी बात है, हम तो शहर की होकर रह गए। घर पहुंचकर मनोज ने बोरा रखा। रामलाल ने देखा तो वो भी कंफ्यूज रह गया। ये क्या? वो ये गांव गए थे ना, तो वहीं से कुछ सामान लाया है। चलो अच्छा किया, गांव गए, रवि से भी मिला है, कुछ सामान भी ले आए, मुझे बताते मैं भी चलता। अगली बार चलिएगा पिताजी। कुछ दिन गुजरे। एक शाम राधा ने फिर वही निराशा भरी नजरें उठाई। अब जाकर गेहूं ले आओ, यहाँ गेहूं पिसवा लेंगे तो आटा हो जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा यहाँ से। अरे पर बार बार क्या बार बार, अपना हिस्सा है ना, वो खेत सिर्फ उसके थोड़ी ना है। इस बार गांव पहुंचने पर रवि का स्वागत थोड़ा ठंडा था।
मीरा का चेहरा तो बिल्कुल ही बर्फ की सिल्ली बना हुआ था। फिर भी रवि ने गेहूं दे दिया, मगर जैसे ही मनोज की गाड़ी गांव से निकली, मीरा का दबा हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा। ये क्या चल रहा है? हाँ, बार बार लेने आ जाते हैं और बार बार आएंगे क्या? ये कोई अनाथालय है? कुछ करो इनका। अरे ठीक है ना, करता हूँ कुछ। वैसे तुम सही कह रही हो, ये तो बार बार आते ही रहेंगे ऐसे। मनोज जब गेहूं लेकर घर पहुंचा तो रामलाल सोफे पर बैठे थे, मगर उनका रूप देखकर लग रहा था जैसे वो सोफे नहीं, एक जलती हुई चिता पर बैठे हैं। तुम बार बार वहां लेने जा रहे हो? अभी अभी रवि का फोन आया था। फोन? क्यों? क्यों? यही कि तुम्हारी वजह से उसके घर में आग लगी हुई है। मुझे बताते तो जाते कि मैं जा रहा हूँ। अरे पर वो सब सिर्फ उसका थोड़ी ना, मेरा भी तो है। मैं अपनी चीज लाया हूँ। लेकिन उन चीजों का ख्याल तो वही रखता है ना। तुमने आज तक खेत में एक बार भी हाथ नहीं लगाया। तुम्हें तो पता भी नहीं कि जुताई कैसे होती है, फसल कैसे काटी जाती है। वो इतनी मेहनत करता है और तुम जाकर ले आते हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये अपना हिस्सा नहीं लेंगे। वो अकेले रवि का थोड़ी ना है। तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी सलाह का नतीजा है। राधा चुप रहो। अब पिताजी मैं... बस, अब बहस नहीं, जाओ अपने कमरे में। मनोज ने राधा का हाथ खींचा और दोनों कमरे की ओर चल दिए। कमरे का दरवाजा बंद होते ही राधा का चेहरा एकदम बदल गया। वो जैसे धधकती हुई आग से अचानक ठोस बर्फ में तब्दील हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक ठंडी कठोर चमक थी। बस बहुत हो गया, अपना हिस्सा लेने पर भी हमें सुनना पड़ रहा है। ये कैसा न्याय है मनोज? आप एक काम करो, पिताजी से बोलो हमें बंटवारा करना है, खेत जमीन सब कुछ साफ साफ। राधा ये सब ठीक नहीं है। एक परिवार में बंटवारे की बात, ये तो सब बिगाड़ देगा। नहीं, अब नहीं। अपनी चीज के लिए अगर सुनना पड़ेगा तो मैं बिना बंटवारे के नहीं रह पाऊंगी। तुम बड़े भाई हो और तुम्हें सुनना पड़े, और तुम्हारे साथ मुझे यानी कि बड़ी बहू को भी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे मैं समझ रहा हूँ, पर पिताजी नाराज हो जाएंगे। सुनो मनोज, लॉजिकली समझो, बंटवारा क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस चीज पर तुम्हारा हक है उसके लिए तुम किसी के मोहताज नहीं रह सकते। आज चावल गेहूं के लिए इतना सुनना पड़ा, कल अगर जमीन बेचनी पड़ी तो क्या हम भैया थोड़ा जमीन का टुकड़ा दे दो कहते फिरेंगे? अरे हक छीनना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता। बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर सही है ना तो लेकिन वेकिन मत करो, जो कहा है वो करो। राधा के तर्कों ने मनोज के मन की दीवार पर एक एक करके प्रहार किए। वो सोचने लगा, शहर की नौकरी की खटाश, रवि के फोन की कड़वाहट, पिता की डांट, क्या सचमुच उसका हक नहीं है? धीरे धीरे उसके चेहरे पर झिझक की बर्फ पिघलने लगी और उसकी जगह एक फैसले ने ले ली। ठीक है, तुम सच ही कहती हो। मैं कल सुबह पिताजी से बात करूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। और तुम्हें भी पता है पिताजी इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें मनाना पड़ेगा। पीछे हटे तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे बाप रे, धमकियां तो मत दो, हो जाएगा सब। अगली सुबह चाय की चुस्कियों के बीच मनोज ने हिम्मत बटोरी। रामलाल अखबार में छपे सियासत के झगड़े पढ़ रहे थे, अनजाने में कि उनके अपने घर का एक बड़ा झगड़ा सामने खड़ा होने वाला है। पिताजी, एक बात है। अब बोलो। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मैं बंटवारा चाहता हूँ। रामलाल के हाथ से अखबार छूटकर जमीन पर गिर पड़ा जैसे कोई बड़ा बम फटा हो। क्या बोला तूने? बंटवारा? तेरे मुंह से ये शब्द निकला कैसे? मनोज के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। ये जरूरी है पिताजी। बेटा, बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है। बंटवारे से सब कुछ बिगड़ जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। तुम गांव में नहीं रहे तो ये उनकी गलती तो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारा हिस्सा हमें ना मिले। पिताजी, रामलाल ने राधा के ऊपर नजर डाली, जैसे समझ गए कि ये सब इसका किया धरा है, लेकिन फिर वो आराम से बोले, तो ये सब तुम दोनों की साजिश है। ठीक है, मैं बंटवारे के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रामलाल की आवाज में अब बाप वाली नरमी नहीं, बल्कि प्रतिद्वंदी वाली चुनौती थी। पहले तुम्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। साबित? क्या, कैसे? गांव में हमारी 2 गायें हैं, एक है राम दुलारी, दूसरी है राम प्यारी। मैं राम प्यारी को यहाँ बुलवा लूंगा और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा पूरे 1 महीने के लिए। अगर तुमने 1 महीने उसका ख्याल रख लिया, उसकी सेवा की, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम बंटवारे में मिली चीजों का भी ध्यान रख पाओगे, वरना ये सब व्यर्थ है। मनोज और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, सिर्फ एक गाय? ये तो कोई चुनौती नहीं हुई, ये तो सीधा फायदे का सौदा था। ठीक है, हम तैयार हैं। ठीक है, तो मैं राम प्यारी को बुलवा लेता हूँ।
रामलाल ने गांव फोन लगाया। अगले ही दिन एक नौकर शहर की भागदौड़ भरी सड़कों पर राम प्यारी गाय को लेकर आ खड़ा हुआ। मनोज राधा की सोसाइटी जैसे अचानक एक छोटे से फार्म हाउस में तब्दील हो गई। अरे यही तो चाहिए था हमें। अब देखना दूध बेचकर कितने पैसे कमाएंगे। सोचो, दिन में 10 लीटर दूध, महीने के, अरे हम तो माला माल हो जाएंगे। और यहाँ तो ऐसा दूध मिलता भी नहीं है, ये तो दुगने दामों में बिकेगा। सोसाइटी वाले भी इस नए पालतू को देखकर हैरान रह गए। संजय और काजल तो मानो मुंह में पानी भरकर आ गए। वाह मनोज भाई, गाय लिया है, अब तो हमें भी शुद्ध दूध मिलेगा, है ना, एकदम असली। इसका नाम राम प्यारी है, इसीलिए तो इसे बुलाया है, क्योंकि यहाँ की सैलरी से काम नहीं चलता, तो सोचा दूध बेचेंगे, वो भी बिल्कुल शुद्ध, मजा आ जाएगा। अरे वाह वाह, राम प्यारी क्या नाम है। यहाँ तो गाय देखने को भी नहीं मिलती। मनोज भैया, तुमने कमाल कर दिया। बाकी बातें बाद में करना, पहले राम प्यारी की पूजा तो करो। जी पिताजी। मनोज और राधा ने मिलकर राम प्यारी की पूजा करी। फिर राम प्यारी को सोसाइटी के एक कोने में एक खूंटे से बांध दिया गया। ये हमारा टेस्ट नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है। महीने भर में टेस्ट हो जाएगा और महीने भर में दूध से इतनी कमाई हो जाएगी, मजा आ जाएगा। लेकिन जब दूध निकालने की बारी आई तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। मनोज एक नए एक्साइटेड डेयरी मालिक की तरह बाल्टी लेकर राम प्यारी के पास बैठा। उसने गाय के थन को हाथ लगाया भी नहीं था कि राम प्यारी ने अचानक पैर पटकते हुए एक जोरदार लात उसके मुंह पर दे मारी। अरे मर गया, हे भगवान। उसे देख रहे संजय, काजल और बाकी सोसाइटी वालों की हंसी फूट पड़ी। राम प्यारी को तुम प्यारे नहीं लगे मनोज? मनोज जमीन पर लुढ़का हुआ था, जैसे कोई क्रिकेटर जिसने बॉल नहीं सीधा ट्रक का धक्का खा लिया हो। पूरी सोसाइटी हंस रही थी, तभी रामलाल आगे बढ़े। उन्होंने मनोज को उठाया। उठो भाई, लात खाई है, जान नहीं गई। चलो अब मैं सिखाता हूँ तुम्हें दूध निकालना, ये सीखना बहुत जरूरी है। पिताजी सब देख रहे हैं। तो क्या हुआ, जो सीखना है वो दुनिया देखे तो देखे, सीखना तो पड़ेगा। रामलाल ने राम प्यारी के पास बैठकर एक अजीब प्रार्थना शुरू की। वो गाय के कान में फुसफुसाए, उसकी पीठ थपथपाई और फिर जैसे कोई जादू हुआ, राम प्यारी शांत हो गई। मनोज ने देखते देखते दूध निकालना सीख लिया और फिर दूध बिकना शुरू हुआ, पैसे आने लगे। देखा मनोज, मैंने कहा था ना, ये हमारी किस्मत बदल देगी। हाँ, लगता है पिताजी की शर्त हमारे लिए वरदान बन गई है। लेकिन ये वरदान केवल 2 दिन तक रहा। तीसरे दिन ही पड़ोसियों की शिकायतों का तांता लग गया। मनोज भाई, ये क्या मुसीबत ले आया, पूरी सोसाइटी में गोबर की बदबू फैल रही है। मेहमान आते हैं तो शर्मिंदा होना पड़ता है। मेरे बच्चे तो कहते हैं हमारी सोसाइटी अब गौशाला बन गई है। अरे भाई, गाय है तो गोबर तो हो गई, इसमें इतना हंगामा क्यों? पिताजी, ये शहर है, यहाँ अगर गड़बड़ हुई तो गाय वापस करनी पड़ेगी, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं हर आधे घंटे में एयर फ्रेशनर छिड़कता रहूंगा, कोई बदबू नहीं आएगी। मनोज और राधा की एक नई ड्यूटी शुरू हो गई। हर आधे घंटे में एयर फ्रेशनर का स्प्रे चलाओ। लेकिन एक सुबह मनोज ऑफिस के लिए नया शर्ट पैंट पहनकर निकला ही था कि राम प्यारी ने छपाक से गोबर कर दिया और मनोज के कपड़े गंदे हो गए। नहीं, मेरी शर्ट, नई शर्ट थी, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अरे भगवान, ये क्या हो गया। मनोज वापस आया, कपड़े बदले और राधा से बोला कि इसका कोई इलाज करना होगा। राधा ने एक तरकीब सुझाई। उसने गाय के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा टोकरा बांध दिया, जैसे कोई बैकपैक। देखो, आप गोबर सीधे इसी में गिरेगा, सफाई भी आसान हो जाएगी। सही है, अब मैं जा रहा हूँ। अब राधा की ये भी ड्यूटी बन गई कि वो टोकरा भरने पर उसे कूड़ेदान में फेंक आए। सोसाइटी की औरतें उसे देखकर मजाक बनाने लगी। अरे राधा, कब तक चलाओगी ये गोबर एक्सप्रेस? नौकरानी लगी हो क्या? अच्छी खासी हाउसवाइफ से गोबर उठाने वाली बन गई। राधा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती, मजबूरी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शिकायतें बढ़ने लगी। मनोज, अब बहुत हो गया, एक तो बदबू कम नहीं हो रही, दूसरा जब ये राम प्यारी रंभाती है तो बच्चे डर जाते। कल मेरे ससुर आए थे, उन्होंने कहा, बेटा तुम शहर में रहते हो या खेत में? मनोज जी, ये नियमों के खिलाफ है, या तो गाय को गांव वापस भेजिए या अपने फ्लैट के अंदर रखिए, इस तरह बाहर नहीं रख सकते आप। मनोज और राधा की ओर देखने वाला कोई नहीं था। रामलाल चुप थे। मजबूर होकर उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। ठीक है, हम इसे अंदर ले जाएंगे। अंदर? इस बड़ी सी गाय को हमारे छोटे से फ्लैट में?
और इस तरह राम प्यारी गाय को उसके खूंटे से खोलकर शर्म और हताशा के साथ मनोज और राधा के 2 बेडरूम वाले फ्लैट के अंदर ले जाया गया। राम प्यारी, जो खुले आसमान के नीचे रहने वाली थी, अब 4 दीवारों में कैद थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेडरूम बायोगैस प्लांट बन जाएगा। और इसकी आवाज, अरे ये रंभाती क्यों है दिन रात? मैं तो सुनकर पक गया। राम प्यारी भी दुखी थी। वो दीवार से टकराती, फिर चिल्ला पड़ती। मनोज, राधा की नींद और बैठक सब उजड़ चुकी थी। और फिर, हेलो, अरे सर, गुड इवनिंग, कहिए। क्या आप मेरे घर पर आ रहे हैं आज डिनर पर? मना करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो प्रमोशन के लिए बॉस के पीछे खुद ही पड़ा हुआ था। अगर अब मना करेगा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। अगले 1 घंटे में पूरा परिवार एक असंभव मिशन पर लग गया। एयर फ्रेशनर की 6 कैन खाली कर दिए गए। रामलाल को राम प्यारी की बॉडीगार्ड की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पिताजी, आपकी कृपा होगी, बस 1 घंटे के लिए इसे कमरे में ले जाकर शांत रखिए ना। चिंता मत करो, मैं इसे गीता का पाठ सुनाऊंगा, शांत हो जाएगी। बॉस आए, सब ठीक चल रहा था। सूप परोसा गया, तभी धड़ाम कमरे का ताला टूटने की आवाज आई। राम प्यारी ने बुलडोजर की तरह सीधे डाइनिंग टेबल की ओर धावा बोल दिया। बॉस सूप का चम्मच मुंह में लगा रहे थे। अचानक राम प्यारी ने उनकी कुर्सी से टक्कर मारी। बॉस का सूप उड़ा और वो चिल्लाते हुए धड़ाम फर्श पर गिर पड़े। ए भगवान, ये क्या है? ये जानवर यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे घर में गाय है? ये कोई डेयरी फार्म है क्या? सर, वो मैं समझाता हूँ। अरे आप क्या समझाओगे? पहले बता सकते थे तुम्हारा घर चिड़ियाघर है। मैं जा रहा हूँ और प्रमोशन भूल जाओ। बॉस बिना खाना खाए भाग निकले। मनोज को समझ में आ गया कि वो राम प्यारी को नहीं संभाल सकता। पिताजी, बस ये राम प्यारी मेरे बस की बात नहीं है। बॉस को मैं जैसे तैसे मना लूंगा, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज इसे वापस भिजवा दीजिए, मेरी जान बख्शिए। नहीं, रख लो ना, तुम्हें तो बंटवारा चाहिए था। ये तो शुरुआत है भाई। ये सुनते ही मनोज और राधा एक साथ रामलाल के पैरों पर गिर पड़े। नहीं पिताजी, हमें कुछ नहीं चाहिए। दूध तो बिक रहा था, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इज्जत भी बिक गई। हमारा घर, हमारी नींद सब गायब हो गया। अब बस कर दीजिए। रामलाल की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने दोनों को उठाया और गले लगा लिया। अब समझ में आया, जिस चीज की देखभाल करने का हुनर नहीं, उसका हक जताना बेईमानी है। खेत जमीन सिर्फ कागज नहीं, जिम्मेदारी होती है। बंटवारा रद्द। और हाँ, कल सुबह राम प्यारी गांव वापस चली जाएगी। अगले दिन राम प्यारी को वापस जाते देख मनोज और राधा ने चैन की सांस ली।